बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं डॉक्टर अफजाल फ्रॉम न्यूयॉर्क। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम रूमेटोलॉजी के ऊपर है और जो मेरे गेस्ट हैं उनका तल्लक भी इसी सब स्पेशलिटी से है। मैंने क्यों ये टॉपिक चुना है? इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत से लोग, उनको होता है, सिम्टम्स होते हैं कि मुझे जोड़ों की दर्द है, मेरे पट्टों में दर्द है, और वो पूरी ज़िंदगी पेन किलर खाते रहते हैं और विदाउट एनी डायग्नोसिस वो जो मेडिकेशन खाते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ना सिर्फ इससे ये कि बल्कि जब डायग्नोसिस लेट होता है, जब उस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इससे पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे, हार्ट पे या किसी और मौजू पे कोई गेस्ट बुलाऊं, क्यों ना एक ऐसा गेस्ट बुलाया जाए जो कि लोगों की अवेयरनेस के लिए कि रूमेटोलॉजी से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो क्या है। तो आइए बात करते हैं। और मेरे जो गेस्ट हैं मेरे दोस्त भी हैं, मेरे मेडिकल कॉलेज से क्लास फेलो भी हैं, डॉक्टर जैन आबद। ही इज़ ए असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्ल्ड कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन इन न्यू मैक्सिको। डॉक्टर जैन, welcome to my program. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you for inviting me, Dr. Mali. And ठीक you. है, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। और ये प्रोग्राम जो है ना, कोशिश करनी जितना हो सके वो उर्दू के अंदर हो, क्योंकि ये ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं मेरे मुंह से कोई इंग्लिश मेरा ही निकल जाए तो उसको मैंने वो कोशिश करनी है कि उर्दू में ही हो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना सर, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। आपने पाकिस्तान में कौन सा मेडिकल कॉलेज था और इधर ट्रेनिंग किधर से की, वो थोड़ा सा बता दें ताकि लोगों को पता चल सके कितना एक्सपीरियंस है आपके फील्ड में। मेरा ताल्लुक लाहौर से है और मैंने लाहौर से ही अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है। और फिर मैं इस्लामिक इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएट किया है 2001। और उसके बाद मैं यूएस आ गया था, उधर मैंने इंटरनल मेडिसिन की। फिर आई डिड fellowship in geriatrics and rheumatology from Mount Sinai School of Medicine, New York. And अब मैं तकरीबन 8 साल से रूमेटोलॉजिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक। आपकी आवाज़ थोड़ी सी शायद ब्रेक आ रही है, मुझे समझ नहीं सही आ रही। बहरहाल मुझे ये तो पता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन जैसे आपने ट्रेनिंग किया इंटरनल मेडिसिन की, वो न्यूयॉर्क से है, और उसके बाद आपने जेरियाट्रिक्स में और उसके बाद रूमेटोलॉजी की है। कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में, रूमेटोलॉजी के अंदर? मुझे रूमेटोलॉजी के तौर पे प्रैक्टिस करते हुए 8 साल हो गए हैं और मैं न्यू मैक्सिको में प्रैक्टिस कर रहा हूँ करंटली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिंपल स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि लोगों की थोड़ी तवज्जो हो। आप मुझे ये बताएं कि आप इधर भी जोड़ों की दर्द और ये पट्टों की दर्द ही ट्रीट करते हैं, या कोई डिजीज भी होती है जिसको कहते हैं कि जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, या सेम कंप्लेंट आती हैं कि मुझे पिछले 10 साल से बॉडी एक्स होती थी, मुझे पिछले साल से जो है नी में दर्द है, इस तरह? इसमें यह है कि जो रूमेटोलॉजी है वेरी वसी फील्ड है। इसमें कोई सिर्फ ये दर्द और ये जोड़ों का मसला नहीं होता है। इसमें काफ़ी सारी मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं जिसका हम इलाज करते हैं। वी कॉल देम लाइक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। तो इसमें ना सिर्फ जोड़ों का दर्द हो सकता है आपको फेफड़ों का मसला हो सकता है, स्किन जल्द का मसला हो सकता है, और इसके अलावा हो सकता है कि आपका मुंह बड़ा खुश्क हो जाए, या इसके अलावा काफ़ी सारी सिम्टम्स होती हैं जैसे बंदा एनर्जी नहीं है, बंदा थका-थका रहता है, और भूख ना लगना, इस तरह। क्योंकि अगर आप देखें ये जो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ जैसे कहते हैं, इसमें यूजुअली होता ही है कि ये कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली जो होता है, ये जो आपके जिस्म में जो आपका नर्वस टिश्यू है या मसल टिश्यू है या एपिथेलियल टिश्यू होता है, उनको कनेक्ट करता है। और इसका काम एक दूसरे के ना सिर्फ आपस में राब्ता कराना है, बल्कि और भी काफ़ी कह लें कि स्टोरेज है और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो उसमें ये है कि all these diseases they can cause sometimes problems। तो इसके लिए ये बड़ा वसी फील्ड है। आमतौर पे I would say कि there are like 200
connective tissue diseases, the common ones आप अभी नाम लिया है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या लूपस है या शोगरन सिंड्रोम है, और इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपके ब्लड वेसल या कह लें जिसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस तरह काफ़ी सारी और भी बीमारियां हैं। रूमेटोलॉजिस्ट ये नहीं है कि सिर्फ जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं, ये काफ़ी सारी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज होता है। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने ये बताया कि एक लफ्ज आपने यूज किया ऑटोइम्यून, यानी कुव्वते मदाफत, राइट? तो इसमें कुव्वते मदाफत शामिल है, उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होती हैं, कि कहते हैं कई डिजीज जो है रूमेटोलॉजी में नॉन इन्फ्लेमेटरी, जिसको कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, वो नॉन इरोसिव भी कहते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक आर्थोपीडिक में, आर्थोपीडिक हमारे पाकिस्तान में तो चलता है ये जोड़ों का दर्द है या हड्डियों का डॉक्टर है या आर्थोपीडिक है, यही सब कुछ है, इसके पास ही जाना है जो भी कंप्लेंट है, उसमें और रूमेटोलॉजिस्ट में क्या फर्क है? इसमें ये है कि अगर आप देखें रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक ये तो हर जगह पे हैं, इवन अमेरिका में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो रूमेटोलॉजिस्ट सादे अल्फाज में ये एक तरह का फिजिशियन होता है, इट्स नॉट अ सर्जन। और ये जो आपके जोड़ों, पट्टों या आपकी हड्डियों की जो अमराज होती हैं, उसको ना सिर्फ तशखीस करता है, उसका इलाज करता है। और वो कह लें कि वो एक तरह का पता लगाता है कि क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है। लेकिन जो ऑर्थोपेडिक इन जनरल, वो ये तो आमतौर पे ये भी हड्डी और जोड़ के ही डॉक्टर हैं, लेकिन दे आर सर्जन्स। इनका काम आम तौर पे वी कैन से कि अगर आपकी हड्डी वगैरह का कोई इंजरी हो गई है या कह लें कि जोड़ की इंजरी हो गई है, कोई एंकल का स्ट्रेन हो गया है, तो ये उसके सर्जिकली ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे ट्रीट सर्जिकली, either they do like some operation या फिर कह लें कि उस हड्डी को स्ट्रेट करके या मुख्तलिफ तरीके से ये उसका इलाज करते हैं। तो लेकिन जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं ये भी दवाइयों के ज़रिए, लेकिन अगर कई दफ़ा दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता तो वी वर्क विद ऑर्थोपेडिक रेफर देम फॉर सर्जरी। तो ये डिफरेंस है। ठीक, सो ये बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर है जो कि ज़्यादातर ब्लड टेस्ट के थ्रू आप मेनली आई थिंक कि वो डायग्नोज करते हैं। उसके अलावा अगर छोटी मोटी एस्पिरेशन करनी पड़े दवा की वो कर सकते हैं, और डायग्नोसिस से रिलेटेड या एक्सरे रेडियोलॉजी वगैरह, लेकिन ये हड्डियां जोड़ने वाला काम नहीं है आपका, ना वो करते हैं आप, ठीक? इसमें ये है कि वी आर लाइक अ डॉक्टर, लाइक फिजिशियन, सो हम लोग तशखीस करते हैं कि क्यों हो रहा है आपको दर्द, और उसका इलाज हो सकता है कि सर्जरी हो सकता है कि दवाइयाँ हों। अगर सर्जरी होगी वी विल नॉट डू सर्जरी। वरना पर फर्क है। आपको, और इसमें हमारा ये है कि हम सिर्फ एक जोड़ को नहीं देखते। अगर कोई मरीज आता है, वो कहता है जी मेरे घुटने में दर्द है, तो हम उसके पूरे जिस्म को देखते हैं, पूरे कि उसको और क्या मसला है, क्यों हो रहा है उसका दर्द, और उसकी एक वजह ढूँढते हैं, उसके बाद उसका इलाज करते हैं। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, मैं ना अब इंडिविजुअली 3-4 डिजीज हैं जिसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ल्यूपस है, गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बिकॉज दीज आर वेरी कॉमन, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तो मैं एक एक डिजीज से शुरू करूंगा। हो सकता है मैं आपको लिटिल सिनेरियो दे दूं कि मसलन एक फीमेल है जिसकी उम्र तकरीबन 20 और 30 के दरमियान या 40 के अराउंड, वो कंप्लेन करती है कि मुझे मेरे हाथों में दर्द होता है, और मेनली वो कंप्लेन करती है जो स्मॉल जॉइंट्स हैं, और रिस्ट में दर्द होता है या मेरी नेक में दर्द होता है, काफ़ी अरसे से हो रहा है, और मेनली मॉर्निंग में होता है, और जब मॉर्निंग से दोपहर होती है ठीक हो जाता है। तो आप उसको क्या कैसे गाइड करेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जब आमतौर पे जब हमारे पास मरीज़ आते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि सवाल-जवाब जान के हिस्ट्री या उनसे पूछते हैं कि किस किस्म का दर्द है, कहाँ पे हो रहा है और कब से हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं बड़ी ही अहम होती हैं। उसमें ये है कि हमारे लिए ये पता लगाना होता है कि ये जो दर्द है, ये किसी कह लें कि किसी इंजरी की वजह से हो रहा है या किसी बीमारी की वजह से हो रहा है। बीमारी में ये है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, उसमें कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो
हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या आप खड़े रहते हैं या आप हाथों से मुख्तलिफ काम करते हैं, तो हो सकता है कि उस वजह से हो। लेकिन और वजह भी हो सकता है कि कुछ जो बीमारियाँ हैं, जो आप में कह लें कि एक जेनेटिकली या कह लें कि कुछ इस तरह का है कि आपको वो बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उसमें ये है कि अगर तो आपके जोड़ सूज जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, एक जोड़ ना हो, तो उसमें ये है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको कोई जोड़ों की बीमारी है। अगर आपका सिर्फ़ एक जोड़ है या कोई कभी-कभार थोड़ी बहुत सिर्फ़ दर्द होती है, तो इसमें ये है कि ये हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी ना हो, जो आपको ये हो सकता है आपको कोई आपके प्रोफ़ेशन की वजह से है या आपकी डेली जो रूटीन है, उसकी वजह से बीमारी हो। तो उसमें ये है कि मॉर्निंग स्टिफ़नेस जैसे अगर आप सुबह उठें और आपका जिस्म जैसे थका हुआ हो, आप को बाथरूम और जाने के लिए नहाने के बाद घंटे डेढ़ बाद आपका जिस्म बेहतर फ़ील करे, तो उसमें आम तौर पे भी हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी टाइप पेन है। उसमें ये है कि आपकी बॉडी जो है उसमें काफ़ी एक तरह का इन्फ्लेमेशन हो रही है, यानी कि सूज जाते हैं डिफरेंट किस्म के जोड़ और वो जब आप मूव करते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं। जबकि जो दूसरी किस्म के जैसे जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप पेन कहते हैं, जो कि वियर एंड टियर आर्थराइटिस आमतौर पे जनरल लोग कहते हैं, उसमें आमतौर पे लोग सुबह उठते हैं, वो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे ही दिन गुज़रता जाता है, उनसे उनके लिए बहुत ज़्यादा दर्द और सोज भी ज़्यादा पड़ती है, इस तरह हो जाता है। चलें अभी डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी रूमेटाइड अर्थराइटिस के ऊपर। मुझे ये बताएं कि इसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है, किस एज में ज़्यादा कॉमन है और इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है ये कह लें कि इस मोस्ट सबसे ज़्यादा आम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, यानी कि जिसमें आपके मुख्तलिफ जोड़ सूज जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में इसको आई थिंक दे कॉल इट गंठिया और डिफरेंट टाइप्स वो जैसे वो गठिया जो है वो दूसरा गाउट होता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस नहीं है वो। कन, कन, असल में ये है कि ये जो आमतौर पे ये जो यूज़ की जाती है गंठिया इट इज़ नॉट अ डायग्नोसिस इट्स बेसिकली कह ओह, लें कि वो सिम्टम्स। एक सिम्पटम को यूज़ करते हैं जिसमें आपके हाथों की कह लें कि डिफ़ॉर्मिटीज़ या आपके हाथ सूज जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है। तो ये टर्म मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें ये होता है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन आमतौर पे कह लें कि 1 टू 3% पॉपुलेशन में होता है। इधर अमेरिका में इट्स लाइक 1 टू 3% और 75% ख़वातीन में ये बीमारी पाई जाती है। और ये नहीं है कि मर्दों में नहीं है, मर्दों में भी 25% ये हो सकता है। और इसमें ये है कि आमतौर पे जो एज कह लें कि 30 टू 50 इयर्स दैट इज़ द कॉमन प्रेज़ेंटेशन। लेकिन इसमें जल्दी भी हो जाता है, उसको हम थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से जैसे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के तौर पे हम करते हैं। तो इसमें आम तौर पे ज़्यादातर कह लें कि फीमेल्स 30s, 25 समथिंग लाइक दैट लेकिन ये है कि uh, it can come in any age. Even 70-year-old, 60-year-old can have rheumatoid arthritis. Lekin it's not as common like in younger women. यानी आप सिम्टम बताएं ना कि सिम्टम्स कौन से होते हैं, आप जो भी आपने इसमें बताया। आप देखें कि जो सबसे ज़्यादा जो आम सिम्टम्स है इसमें जोड़ों का सूज जाना है। जोड़ ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर जो कॉमनली जो कह लें कि जोड़ सूजते हैं उसको हम प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स कहते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है हाँ जी। जैसे मेरा हाथ है इसमें ये जो नक्कल जिनको कह लें ये हैं और यहाँ इधर वाले ये नक्कल हैं और इससे जो अगले दरमियान वाला जॉइंट है पीआईपी हम कहते हैं ये काफ़ी सूज जाते हैं। इसमें होता ये है कि मरीज़ कहता है जी कि मेरे से कह लें कि मुट्ठी बंद नहीं होती, मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे से बोतल कोई जार खोला नहीं जाता, मेरे से चीज़ें गिर जाती हैं, चाय नहीं पी जाती, इस तरह होता है। और लोग मुख्तलिफ इसके अलावा एक वेरी बड़ा ही अहम काम है अहम बात रूमेटाइड आर्थराइटिस में ख़ास तौर पे पाँव के जो जोड़ हैं, वो भी बड़े कह लें कि जो हम उनको कहते हैं मेटाटार्सल्स ये जो पाँव के जो उंगलियों से पहले वो जो जोड़ हैं उनका भी वो भी सूज जाते हैं।
दर्द करते हैं। और इसमें ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ना सिर्फ हाथ और जोड़, कोई भी जोड़ हो सकता है एक दफ़ा आपका कंधा हो जाए, इसके बाद आपका नी या नी जॉइंट भी हो सकता है, एंकल भी हो सकता है, और ये आमतौर पे 2 से 3 महीने मसलसल रहता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये नहीं है कि आप 2 दिनों में ठीक हो जाएँगे। और इसके अलावा जब सुबह उठते हैं तो आपका जिस्म जकड़ा जाता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, तो जो आपका जिस्म ज़्यादा दर्द करता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो आपका जिस्म बेहतर फ़ील करता है। राइट। और इसमें एक और बड़ी अहम बात ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये सिर्फ़ जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये और भी काफ़ी इसके सिम्पटम्स होते हैं। इसमें ये है कि आपका मुँह खुश्क हो जाना, आपकी आँखें खुश्क हो जाना, जैसे लगता है जैसे आँखों में कह लें कि रेत जी है, बताइए। आपको सही जी नज़र बताइए। नहीं आना। और उसके अलावा अगर आप अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सही तरह इलाज ना करें, तो हो सकता है कि ये आपके जो मसल्स हैं या जो आपके फेफड़ों पे भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। उससे आपको साँस लेने का मसला हो सकता है, जो काफ़ी सीवियर डिज़ीज़ होती है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कह लें कि ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जोड़ों का दर्द कह लें कि ज़्यादातर लोगों को होता है। फेफड़ों में जिस तरह फेफड़ों के अंदर मुझे पता है निमोनाइटिस हो गया या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गया। स्किन के ऊपर बताएं, स्किन पे कोई चीज हो सकती है? स्किन पे कोई रोड अलामत? में आम तौर पे इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती स्किन प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैश हो सकती हैं। और अगर आपको वेस्कुलाइटिस हो गया है, जो कि इस साथ सम टाइप ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच इज़ लाइक अ स्मॉल वेस्कुलाइटिस, उसमें हो सकता है आपको रैश हो जाए। और लेकिन आम तौर पे इतनी ज़्यादा रैशेज़ हम नहीं देखते अच्छा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। मुझे ये बताएं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को आप इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? किस तरह डायग्नोस करते हैं? सिर्फ अलामतें होती हैं, ब्लड टेस्ट हैं या कोई और रेडियोलॉजी का भी एक्सरे वगैरह करते हैं? इसमें ये है कि जो हम लोग जब जैसे मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा फ़ील्ड ये है कि मैं सिर्फ़ पेशेंट ही वो देखता हूँ जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेरा थोड़ा-सा तरीका डिफरेंट है। मेरा जो सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हिस्ट्री है कि मरीज़ की क्या कंप्लेंट क्या है, और उसको एग्ज़ामिनेशन कि उसके कौन से जोड़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये है कि ब्लड टेस्ट भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, वो हम करते हैं। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस में आमतौर पे जब हम सादे से ब्लड टेस्ट करते हैं, हो सकता है उनको एनीमिया हो जाए, यानी कि उनकी हीमोग्लोबिन लो हो सकती है। फिर ठीक। ये कई दफ़ा अगर एडवांस स्टेज है, तो उसमें आपके जो सफ़ेद खुलिये हैं, वो कम हो सकते हैं। फिर एक आम सा टेस्ट है ईएसआर, जिसको कहते हैं सेड रेट, वो हो सकता है कि आपका हाई हो सकता है, 70-80, कई दफ़ा 40 भी हो सकता है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक टेस्ट कह लें जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए करते हैं, उसमें एक रूमेटाइड फैक्टर है, और एक जो आम जो कॉमन हम लोग करते हैं उसको सीसीपी एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीसीजी। हाँ, एंटी सीसीपी एंटीबॉडी। तो उसमें ये है कि अगर आपके हाथों में दर्द है और आपको सारी सिम्पटम्स हैं और साथ आपके ये टेस्ट कराए जाएँ, और अगर ये टेस्ट पॉज़िटिव आएँ, तो वी कॉल इट सीरो पॉज़िटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लेकिन ये है कि लॉट ऑफ लाइक 25% लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ये टेस्ट नेगेटिव आते हैं, और हम उनको भी एज़ ए रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज़ करते हैं, अगर हमें कोई और वजह ना लगे जिसमें आपकी प्रेज़ेंटेशन किसी तरह की हो कि हाथ जोड़ों का सूज जाना। तो टेस्ट जो है वो बड़े अहम हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि अगर आपके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं हो सकता। ठीक। इसका मतलब ये हो कि इसमें रोमाटोलॉजिकल जो रोमाटोलॉजिस्ट की इवैल्यूएशन है बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बंदे को सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, टिपिकल सिनेरियो जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाला है लेकिन टेस्ट नेगेटिव है। तो आप हाँ मुझे जी। ये बताएं कि जी थैंक यू, ट्रीटमेंट के लिहाज से
जिस तरह के दूसरी डिजीज होती हैं, हम उनको कहते हैं जी एक ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन, और एक होती है जनरल ट्रीटमेंट, जनरल मेजर्स, फिजिकल थेरेपी हो, फिजियोथेरेपी हो गई या फिजिकल थेरेपी हो गई। इसके अलावा जनरली एक्सरसाइज वगैरह, कोई इस तरह की चीजें हैं नॉन लाइक जो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें यह है कि अगर आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस है तो उसमें जो ज़्यादातर लोग मेडिकेशन से ठीक होते हैं। ये एक इस तरह का आर्थराइटिस है कि अगर आप इसका जल्दी और बरवक़्त इलाज ना करें तो आपको काफ़ी डिफरेंट डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, आपके ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकती है। तो इसके लिए अगर आपको ये तकलीफ़ है तो उसके लिए आपको दवाइयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो दवाइयाँ आमतौर पे काफ़ी 2 किस्म की दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं। कुछ हैं जो एक्यूट पेन के लिए होती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं या एनसेड्स हैं। स्टेरॉइड जैसे पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, डेल्टा कॉर्टिल के नाम से आता है या प्रेडनिसोन है। जी जी। और दूसरे नंबर पे जैसे आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं। इनमें ये है कि ये दवाइयाँ सिर्फ़ आर्ज़ी तौर पे यूज़ करनी चाहिए जब आपको बहुत ज़्यादा सोज पड़ी हुई है या फ्लेयर हो गया है। आम तौर पे इसमें हम उनको कहते हैं डीमार्ट, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो आपकी बीमारी को बेहतर करती हैं या चेंज कर देती हैं, कि आपकी दवाई को अब का रुख रुख टेन चेंज कर देती हैं, मॉडिफ़ाई कर देती हैं। तो उसमें ये है कि हमारे पास काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी अवेलेबल हैं। मेथोट्रेक्सेट, प्लाकोनिल या हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन जिसे कहते हैं, सल्फासेलाज़िन है। हम लोग यूजुअली मेथोट्रेक्सेट कॉमनली यूज़ करते हैं सबसे पहले। लेकिन ये है कि और भी जैसे एक और दवाई रेफ्लुनामाइड है और फिर कुछ इंजेक्शंस हैं और इन्फ्यूजन्स हैं। तो अमेरिका में तो तकरीबन 12 के करीब डिफरेंट मेडिकेशंस हैं। जिनको जिनको बायोलॉजिकल एजेंट्स कहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। Some of them they we call them biologics। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं। मुझे पता है, मेरे कुछ हैं जानने वाले। आई थिंक पाकिस्तान ज़्यादातर ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं। अगर आप मेडिकेशंस अगर डीमार्ट से बेहतर ना हो तो वो रिटॉक्सन या जिसको रिस्टोवा कहते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो 2 इंजेक्शन साल में 1-2 दफ़ा लगाने हैं एज़ कम्पेयर टू। दूसरा एक इसमें मसला ये है बायोलॉजिस्ट के साथ कि पाकिस्तान में क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस बड़ी कॉमन है, तो उसमें थोड़ा-सा रिस्क होता है कि मरीज़ को ट्यूबरकुलोसिस होने का, स्पेशली टीएनएफ इन्हिबिटर्स जैसे रेमिकेड है या मैरा या और हाँ जी। मेडिकेशंस है। तो इसके अलावा ना सिर्फ़ दवाइयाँ, वर्जिश इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। वर्जिश में कह लें कि डिपेंडिंग वॉकिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और फिजिकल थेरेपी का भी रोल है, लेकिन आमतौर पे जब हर जॉइंट आपका दर्द कर रहा हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इफ इट इज़ अ स्पेसिफिक जॉइंट, जैसा अगर आपके घुटने में है या आपके नी जॉइंट में है, तो उसमें फिजिकल थेरेपी या ब्रेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये है कि इसमें ना काफ़ी मिथ भी हैं। लोग कुछ कहते हैं जी कि मुख्तलिफ किस्म की डाइट यूज़ करें तो उससे बेहतर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि डाइटरी चेंजेस विल हेल्प ओनली। हम लोग तो सिर्फ कहते हैं कि हेल्दी डाइट जस्ट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाकी जो मुख्तलिफ किस्म के आर्थराइटिस होते हैं, उसमें हम कई दफ़ा कहते हैं कि गोश्त कम खाएँ या इस तरह चीज़ें, लेकिन नहीं, इसमें वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। मैं वो आम तौर पे हेल्दी डाइट, देयर इज़ नो स्पेसिफिक डाइट रिस्ट्रिक्शन। सम पीपल दे थिंक शायद अगर ग्लूटेन फ्री खाएँ तो उससे थोड़ा-सा बेहतर हो जाएगा, लेकिन आम तौर पे दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक और मैं बात बड़ी इम्पोर्टेंट लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग समझते हैं कि एक दफ़ा अगर मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो दैट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह नहीं है, ज़्यादातर लोग बेहतर हो जाते हैं, लेकिन ये है कि इसका लंबा अरसा इलाज करना पड़ता है। और जो लोग सही तरह इलाज करते हैं, वो आम तौर पे बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते हैं बीमारी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी प्रैक्टिस में आपके पास जो कोई पेशेंट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का,
कोई आप बड़ा उसको बड़े अरसे से आप भी फॉलो कर रहे हो या आप सबसे पहले वो किसी और डॉक्टर को फॉलो कर रहे हो, एज कितनी है या कितनी 30 साल से 40 साल से चल रही हो किसी को डिजीज, जिस नाज़रीन के लिए। आप जरा रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की। मैंने कहा कि आपकी प्रैक्टिस में कोई ऐसा पेशेंट जो कि काफी अरसे से उसको डिजीज हो, 30 या 40 साल से, आप लाइक कोई है ऐसा पेशेंट, लाइक आपकी जिस प्रैक्टिस हाँ के लिहाज से मतलब कह बिल्कुल। सकते हैं आई मीन कि जो जिस मेरे आप पास ऐसे मरीज भी हैं जो कह लें कि 30-40 साल से मुसलसल दवाइयों पे हैं, और दवाई यूजली हम एडजस्ट करते रहते हैं डिपेंडिंग कि आप सीवेरिटी कितनी है, तो दे डू ग्रेट सम ऑफ देम। पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खास तौर पे अब हमारे पास खास तौर पे इन अमेरिका भी हमारे पास काफ़ी अच्छी डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि बड़ी अच्छा इफेक्ट, तो उससे वो काफ़ी बेहतर फील करते हैं, और दे कैन लिव लाइक नॉर्मल पीपल एज़ वेल। चलें जी, आपने ये तो बता दिया कि रूमाटॉइड अर्थराइटिस जो है उसको अगर अर्ली डायग्नोज कर लें तो जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है, जो कि जॉइंट के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि जॉइंट की डिफॉर्मिटी भी हो जाती है, जॉइंट खराब हो जाते हैं छोटे जॉइंट के। उसके अलावा जो स्किन की मैनिफेस्टेशन है या लंग्स में, इवन क्योंकि मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, देखा है कि अगर लंग के अंदर फाइब्रोसिस है भी तो हम जो है वो कहते हैं कि ट्रीट करें अपनी अंडरलाइन डिजीज जो कि आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। सेम चीज है, अगर स्किन का कोई प्रॉब्लम है, वास्कुलाइटिस है, तो डेफिनेटली वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ही ट्रीट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, इज़ ट्रू। और ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं एक्चुअली लंग डिज़ीज़ देयर इज़ अ बेटर प्रोग्नोसिस इफ यू हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस अनलेस यू हैव आईपीएफ। तो उसके हिसाब से तो ये है कि अंडरलाइंग डिज़ीज़ को ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें ये है कि ये इसी तरह ही है कि कोई भी आपको बीमारी है, अगर आप उसकी अंडरलाइंग जो जिस वजह से हो रही है उसको ट्रीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो स्किन का प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाता है। इसमें कुछ थोड़ी-सी दवाइयाँ एडजस्ट करते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम कह लें कि लंग्स के लिए ज़्यादा बेहतर होती हैं, तो हम वो वाली यूज़ कर लेते हैं। ठीक या स्किन के लिए हैं तो वो थोड़ी-सी डिफरेंट रूमेटाइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट थोड़ी-सी डिफरेंट कर देते हैं। ठीक। तो उसमें चलें, ये है कि मरीज़ के हिसाब से वो भी उसका। अगली जो अगली डिजीज है, मैं थोड़ा सा डिजीज पे ज्यादा फोकस करूंगा क्योंकि टाइम वो इतना ज्यादा नहीं है ताकि नाज़रीन को समझ आ सके। अगली डिजीज जो ल्यूपस, जिसको SLE कहते हैं, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो किस एज में कॉमन है और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो एसएलई लूपस जो है ये आमतौर पे कह लें कि औरतों की बीमारी है ज़्यादा। 10 आउट ऑफ 1 मेल, तो 10 अगर ख़वातीन को हो तो 1 मर्द को होता है। तो ये आमतौर पे कह लें कि बच्चों को में भी हो सकती है और एडल्ट्स में भी हो सकती है। So adults में कह लें कि it's usually common after like 20 to 30 years old। लेकिन ये है कि बच्चों में भी अगर हो तो it can be very severe sometime, more than 5 बच्चों में भी ये हो सकती है। और ये एक तरह की कह लें कि pretty common है। ये ज़्यादातर कह लें कि एशियंस और जो अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक्स हैं, इनमें ये ज़्यादा कॉमन है। और इसमें इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ीज़ इफ यू हैव सम ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, यानी कि किसी अगर आपके गुर्दों का मसला हो गया है तो इसमें काफ़ी सीरियस बीमारी। नहीं, ये सिम्टम्स है ना इसके आपके सबसे ज्यादा जो मेलर रैश, वो आपने सुना होता था कि रैश होती है चेहरे के ऊपर या मुंह में अंदर अल्सर बन जाते हैं, जो कॉमन इसकी प्रेजेंटेशन है, या जॉइंट पेन। इसमें ये है कि जैसे कि नाम है, हम कहते हैं सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, तो ये एक तरह की बीमारी है जो कि आपकी पूरी बॉडी को असर करती है। और इसमें काफ़ी फ़र्क होता है, नॉट हर बंदे को उस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। एक मरीज़ को हो सकता है हल्का-सा हो, एक को डिफरेंट होता है। इसमें होता ये है कि आपकी जो बॉडी है, आम तौर पे इसमें एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी आउटसाइडर एजेंट आता है, तो वो आपकी बॉडी जो होती है, वो उसको किल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं या कुछ साइटोकाइन्स हैं, वो प्रोड्यूस करती है।
तो इसमें एक तरह का कह लें कि आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है वो मिसफायर हो जाता है और वो आपकी बॉडी के अपने ही खिलाफ काम करता है। तो उसमें ये है कि जो आपकी बॉडी है उसके अंदर कुछ इस तरह के एंटीबॉडीज़ या सेल्स जो हैं, वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह को अफ़ेक्ट करते हैं। तो आम तौर पे सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम जैसे लूपस में स्किन उसमें ये है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रैशेज़ हो सकती हैं। जो कॉमन वन वी कॉल इट मैलर रैश इसमें ये है कि आपके ये फेस पे और इस तरफ और इस बेसिकली सन एक्सपोज्ड एरिया जो होता है उस पे असर होता है। तो लेकिन ये है कि आमतौर पे ये जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है ये कई दफ़ा कह लें कि इसमें इतना सन नहीं जाता तो ये एरिया जो है ये आपका कह लें कि थोड़ा-सा बच जाता है। वी कॉल इट लाइक स्पेयरिंग ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड। तो इसमें कहीं भी जहाँ भी कह लें कि सन एक्सपोज्ड एरिया वहाँ पे रैश हो सकती है आपके ये बाजुओं पे हो सकती है और मुख्तलिफ पार्ट्स पे हो जाती है लेकिन ये है कि एक स्किन जो है उसकी एक ऑर्गन है इसके अलावा आपके बाल वगैरह हैं वो वी कॉल इट हेयर लॉस हो सकता है फिर आंखों में भी हो सकता है आंखों में हो सकता है इन्फ्लेमेशन कर सकती है फिर ये है कि आंखों का खुश्क हो जाना यानी कि जैसे मैंने पहले बात की है रूमेटाइड आर्थराइटिस इसी तरह इसी में इसमें भी आपका मुंह जो है वो खुश्क हो सकता है और आँखें खुश्क हो सकती हैं, मुँह में अल्सर हो जाना ये भी एक अलामत है। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होती है और साँस लेने से दर्द होती है, उसमें कह लें कि आपके जो फेफड़े हैं, उनकी जो गिर्द गिलाफ है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उसमें हो सकता है और कई दफ़ा अगर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसको वास्कुलाइटिस कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिज़ीज़ जिसको या फाइब्रोसिस हो सकता है, अगर बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है। फिर ये है कि आपके ब्रेन को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे स्ट्रोक कॉमन है। फिर ये है कि इसमें आपको डिप्रेशन डिप्रेशन हो सकता है, फिर आपको हो सकता है कि वी कॉल इट लाइक अ फोग आपको जैसे कि समझ ना लगे, कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा, याददाश्त आपकी कम हो जाती है। फिर ये है कि मुख्तलिफ थिंकिंग आपकी इम्पेयर्ड हो जाती है, आपको सही तरह समझ नहीं आती बात की कह लें। फिर अगर आपके गुर्दों का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें ये है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है और जिस्म सूज सकता है और ब्लड जो है उसमें हम यूरिन जो है अगर उसमें प्रोटीन आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है गुर्दों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इन समरी इसमें ये है कि ये मुख्तलिफ जो आपके ऑर्गन्स हैं उसको अफ़ेक्ट कर सकता है लूपस। ना सिर्फ आम ये कह लें कि आपके ब्लड सेल भी कम हो सकते हैं और आपको भूख ना लगना, आपको वज़न कम हो जी, जाना, इट कैन इसमें अफ़ेक्ट एनीथिंग एनीथिंग लेकिन इसमें एक और मैं बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को इतनी सीवियर लूपस नहीं होती। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ कह लें कि थोड़ा-सा भूख ना लगना, स्किन रैशेज़ हैं या जी, जोड़ थोड़े से सूज जाना। जोड़ों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें लेकिन इतना नहीं होता जितना रूमेटाइड आर्थराइटिस में होता है। तो इसमें ये है कि इसमें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को माइल्ड लूपस होती है जिसमें इसमें ज़रूरी नहीं है कि उनके ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो। ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है अगर आप यंग हैं लाइक 20s में हैं या 18 में हैं और या अगर आप मर्द हैं, आपको लूपस है तो इट कैन बी मोर सीवियर समटाइम्स। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हर बंदा सीवियर नहीं होता। लेकिन जो अहम बात है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने रूमेटोलॉजिस्ट के पास अगर आपको इस तरह की बीमारी है। अगर रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है तो मेडिकल का कोई भी डॉक्टर आपको मुसलसल कह लें कि आपको ना सिर्फ़ इलाज की ज़रूरत है, बल्कि आपको मुख्तलिफ टेस्ट वग़ैरह जो हैं, पेशाब के टेस्ट हैं या खून के टेस्ट हैं वो लाज़मी कराने चाहिए 6 महीने या 3 महीने बाद जस्ट टू मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अगला सवाल मैं थोड़ा-सा ये कि जो इसके ब्लड टेस्ट हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जिसको एएनए कहते हैं एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज़ है, जी, उसके जी। अलावा एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ है। अच्छा ये बताएँ कई दफ़ा हम लोग करवा लेते हैं या जो स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं इसमें एएनए या जिस तरह रूमेटाइड के लिए रूमेटाइड फैक्टर है, एएनए पॉजिटिव आ जाता है और पेशेंट को सिम्पटम नहीं है।
शुड वी ट्रीट देम और क्या करना चाहिए इस चीज का? इसमें यह है कि आई थिंक ये सबसे ज्यादा इधर इवन अमेरिका में भी सबसे ज्यादा रेफरल यही होती है ज्यादातर। अगर इसमें यह है कि टेस्ट जो है ना ये बड़े अहम है, लेकिन का लूपस जो है ये बेसिकली हम लोग जैसे रूमेटोलॉजिस्ट है, हमारे लिए जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि मरीज को क्या हिस्ट्री क्या है और फिजिकल एग्जाम क्या है। टेस्ट जो है वो हेल्पफुल है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपके पास अलामत नहीं है तो आप बगैर वजह के लोगों के को पैसे खर्च होते हैं। फिर ये है कि टेस्ट करा लेते हैं तो उसके बाद फिर और टेस्ट कराते हैं, फिर और डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो मेन जो अहम है कि वो मरीज को अगर तो अलामत हैं तो हर बंदे को एएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपको लूपस के जो मैंने आपको बताया है कि जिल्द का प्रॉब्लम है, जोड़ों का मसला है, एज आपकी फीमेल है, यंग है, और उसमें यह है कि थक जाते हैं या नींद नहीं आती, इस तरह की चीजें, तो उसमें लाजमी कराना चाहिए एएनए। लेकिन ये कुछ लोग हैं वो हर बंदे को ही एएनए कराते हैं, उसमें यह है कि लोगों को प्रॉब्लम होता है। एएनए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, स्पेशली अगर वो नेगेटिव आ जाए। अगर वो नेगेटिव आ जाए इट मींस कि आपको लूपस नहीं हो सकती मोस्ट लाइकली। ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो उसमें इट इज नॉट कि आपको कोई डिजीज है, इसमें यह है कि आपको मुख्तलिफ डिजीज हो सकती हैं। लूपस में यूजली अगर आपके सिम्टम साइन है तो आपका टेस्ट अगर मोस्ट लाइकली पॉजिटिव आता है तो उसमें यह है कि वी स्टिल हैव टू रूल आउट अदर रीजंस टू हैव एन एएनए। ठीक है, क्योंकि एएनए किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज में पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन जब हम उसके जो सेकंड टेस्ट करते हैं वी कॉल इट ईएनए, तो उसमें हम मुख्तलिफ एंटीबॉडीज देखते हैं जो जैसे आपने नाम लिया डबल स्टैंडर्ड डीएनए, स्मिथ और आरएनपी एंटीबॉडीज, तो वो थोड़ा सा कैटेगोरिकली समटाइम हेल्प इन डायग्नोजिंग के वाकई की गुर्दों का इन्वॉल्वमेंट तो ये नहीं है कोई इस तरह जी, का चीज। सही सही सही। लेकिन इसमें यह है कि ब्लड टेस्ट आर हेल्पफुल बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर रूमेटोलॉजिस्ट इज क्लिनिकल। जी, मतलब डॉक्टर के पास जाना जाने के बहुत जरूरी है। अच्छा, ये दो डिजीज हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस हो गई। अब मुझे थोड़ा सा गाउट के ऊपर ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं करें, गाउट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करनी है जिसमें यूरिक एसिड लेवल होगा ज्यादा होता है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि यूरिक एसिड कैसे प्रेजेंट करता है? ठीक है, और इसमें एक ज्वाइंट है, ज्यादा ज्वाइंट होते हैं, और अगर यूरिक एसिड लेवल हाई आ गया तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें जो वी कॉल इट गाउट या यूरिक एसिड हाई इज जस्ट हाइपरयूरिसीमिया, तो इसमें भी मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपको देखना चाहिए कि आपको बीमारी क्या है। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि जी आपका यूरिक एसिड हाई है या लो है। अगर तो आपको जोड़ों में दर्द है, जैसे हो सकता है कि आपका जो अंगूठा अंगूठा है वो सूज जाता है, आपका घुटना सूज जाता है, आपका जो नी जॉइंट है वो सूज जाता है, या हो सकता है आपके हाथ सूज जाते हैं, और ये आप मेल हैं, ठीक है, और आप थोड़े से ओबीज हैं, और हो सकता है आप कुछ दवाइयाँ वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं जो आपको हाई रिस्क है, या बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में गोश्त खाते हैं लोग या और जगहों पे, या कह लें कि बहुत ज़्यादा सी फूड खाते हैं, मीठा मीठा मीठे के बारे में भी ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो उस वो भी आपको एक हाई यूरिक एसिड कर सकता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि जब यूरिक एसिड हाई होता है तो आप एक वो आपके जोड़ों में जाके इन्फ्लामेशन कर सकता है, जिसकी वजह से आपके मुख्तलिफ जोड़ जो हैं सूज जाते हैं। आमतौर पे जो गाउट का जो दर्द है ये कह लें कि एपिसोडिक होता है। हो सकता है कि आपने एक दिन बहुत ज़्यादा गोश्त खाया है और अगले दिन आपका पाँव सूज गया है, और वो 2-3 दिन, कई दफ़ा हफ़्ते 2 रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा वो आ सकता है अगर आप उसका इलाज ना करें। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर तो हम कर सकें, अगर आपका कोई नी जॉइंट स्वोलन है तो उसमें अगर हम एस्पिरेट कर लें तो दैट मेक्स द रियल डायग्नोसिस ऑफ गाउट। उसमें अगर आपके गाउट क्रिस्टल्स आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वाक़ई गाउट है। या अगर आपका बिग टो स्वोलन है और यूरिक एसिड आपका कह लें कि
8-9 के करीब है और आप में रिस्क फैक्टर है, क्लिनिकली आपका इस तरह लगता है कि आपको गाउट है, तो हम उसको गाउट डायग्नोस कर सकते हैं। तो हाइपरयूरिसीमिया जो है ये इस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ये काफ़ी लोगों में ख़ास तौर पे जो मेल हैं, उनमें काफ़ी कॉमन है। कई दफ़ा ये जेनेटिकली भी हो सकता है, कई दफ़ा यंग लोगों को भी हो सकता है। तो इसमें ये है कि ना सिर्फ़ ब्लड टेस्ट साथ क्लिनिकल डायग्नोसिस भी होना चाहिए इसमें। मुझे वैसे ही एक क्वेश्चन याद आ गया इसमें से। आपने कहा कि मेटाबॉलिक है। अगर मेटाबॉलिक है, आप देखें ये जो डिजीजेस हैं जिस तरह रोमेटाइड है और ल्यूपस है, उसमें हार्ट की काफ़ी चांसेस होते हैं, लाइक कि वो हार्ट डिजीज करते हैं। ये जी, आपने जी। कहा मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक तो फिर एक बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती है, उसके अंदर कई डिजीज आती हैं। इसका कोई तल्लक है? मैं वैसे हम जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ हार्ट के साथ, जिसका गाउट का, वैसे जनरल नॉलेज के लिए। तो ये है कि अगर आपका यूरिक एसिड हाई है, तो यू आर हायर रिस्क ऑफ हैविंग नॉट ओनली हार्ट डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल वगैरह होने के चांस, क्योंकि ये सारी डिजीज़ेज़ आपस में इंटरलिंक होती हैं। ओवरऑल अगर आपका हाइपरयूरिसीमिया है, यू आर हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ और उसके अलावा गुर्दों का प्रॉब्लम भी हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं आपको और ठीक इसमें ये भी और ये है कि इसमें वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर यूजुअली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेदर वी शुड ट्रीट इट और नॉट। तो लेकिन आमतौर पे जनरल प्रैक्टिशनर मैंने देखा है वो जैसे यूरिक एसिड अगर वो दवाएँ अगर वो ज़्यादा आ जाता है तो उसको फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें ये है कि आपको डायग्नोसिस बनाना चाहिए कि अगर वाक़ई आपको डाउट है कि नहीं तो क्योंकि अगर हम इसकी मेडिकेशन डिस्कस करेंगे जिसमें एलोपेरिनॉल है या कोल्चिसिन है या प्रेनिसिलिन है, तो उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जिस तरह किडनी पे इफेक्ट्स हो गए या वैसे ओवरऑल शुगर हाई हो गई या ब्लड प्रेशर। उसके बारे में थोड़ी सी ट्रीटमेंट के ऊपर तो डिस्कस करें, ताकि फिर नेक्स्ट डिजीज भी डिस्कस करनी है। ट्रीटमेंट में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि डाइट डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गाउट। उसमें ये है कि अगर आप गोश्त वगैरह कम कर दें अ, सी फूड जैसे अगर आप श्रिम्प या शेलफिश या फिर स्वीट्स वगैरह को कम कर दें, तो उससे यूरिक एसिड थोड़ा-सा कम हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट 8 है, तो इट माइट गो लाइक 7। वेट जी। लॉस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप वेट और दूसरा देखें कि अगर आपको कोई ऐसी दवाई है जो आपको ट्रिगर कर रही है, जैसे एस्पिरिन है, लो डोज़ एस्पिरिन है या फिर वाटर पिल जैसे जिसको लेसिक्स कहते हैं या हाइड्रोक्लोरोथियाज़ाइड है। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आपका यूरिक एसिड हाई करके आपको रिस्क कर देती हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है और अगर आपको गुर्दों का मसला है, तो भी आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका यूरिक एसिड हाई हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या वजह है। फिर दवाइयों में 2 किस्म की दवाइयाँ हैं, एक है जो हम एक्यूट कह लें कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो उस वक़्त यूज़ करते हैं। तो उसमें नंबर 1 पे कह लें कि एनसेड है, जैसे इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक है। ये यूज़ होता है पर रिमेंबर कि थोड़ी देर के लिए यूज़ करनी चाहिए जब तक आपको प्रॉब्लम है। और ठीक। इसके अलावा स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं, कोल्चिसिन जिसको कहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये है कि 2 या 3 गोलियों से ज़्यादा ना खाएँ अगर आपको एक एक्यूट अटैक है। उसमें भी आपको देखना चाहिए कि आपके गुर्दे ठीक हैं या नहीं है, उसके मुताबिक एक्यूट जब आपका कोई चीज़ जोड़ सूझ गया है, तो हो सकता है कि अगर आप उसमें सिर्फ़ स्टेरॉइड इंजेक्शन अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ, वो स्टेरॉइड इंजेक्शन उसमें लगा दे और ना सिर्फ़ लगा दे, वो फेनेस्प्रेट वो जो आपके नी में जो फ्लूइड है उसको अगर निकाल दे, तो उससे भी आपको बेहतरी हो सकती है। फिर इसमें कुछ और डिफरेंट दवाइयाँ भी हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो इंटरल्यूकिन-1 इन्हिबिटर्स जो हैं। लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसको प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंट के लिए 2 दवाइयाँ जो आम तौर पे हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक उसका नाम एलोपेरिनोल है और दूसरी जो है वो फेबुक्सास्टैट या ज़ुनोरिक के नाम से है। ये 2 दवाइयाँ बहुत अहम हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको यूरिक एसिड अटैक ना हो दोबारा और ये दवाइयाँ आपको कोई भी एलोपेरिनोल जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। लेकिन हर दवाई जो है वो हर मरीज़ के लिए नहीं होती। तो हो सकता है कि आपको वो सूट ना करे, तो उसमें फिर आपको ज़ुनोरिक ज़ुनोरिक थोड़ी-सी महँगी दवाई है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा एक्यूट पेन में थोड़ा सा आप आइस भी लगा सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा दर्द वगैरह ठीक हो जाता है एज कम्पेयर टू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी तक हमने डिस्कस की है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस और गाउट। अभी जो मैं डिजीज डिस्कस करने लगा हूँ उसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो चूंकि हम अमूमी तौर पर यही समझते हैं वेयर एंड टियर डिजीज है, और मे बी कोई उसकी जो काजेज है उनमें से हो सकता है यही चीजें हों जिस तरह हमने डिस्कस की है। ल्यूपस हो सकती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस रीजन हो सकती है, जो सेकेंडरी ज्वाइंट की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कॉम्बिनेशन में हो, और ज्यादातर ये होता है कि ओल्ड एज डिजीज है। आप इसके बारे में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो कि नी की पेन है, बैक पेन, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक अहम बात है कि ये वी कॉल इट लाइक वेयर एंड टियर आर्थराइटिस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा आप के जिस्म में जब चीज़ें एक काम आप बार-बार करें तो उसकी वजह से आपके जोड़ों पे जो स्ट्रेस या कह लें कि जो असर होता है, उसकी वजह से जोड़ जो है वो खराब हो जाता है। इसमें एक अहम बात ये है कि ये आमतौर पे पूरे जोड़ की बीमारी होती है। अनलाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसमें सिनोवियम ज़्यादा जो होती है, जो उसकी अंदर लाइनिंग है, उसका प्रॉब्लम होता है। इसमें ये है कि आपके जो जो जोड़ के जो 2 हड्डियों के दरमियान जो कह लें कि एक कार्टिलेज होता है, उसको डिजेनरेशन हो जाती है, वो खत्म कह लें कि उड़ जाता है, जिस तरह कहते हैं पंजाबी में। खत्म और हो जाता है। खत्म हो जाता है और हड्डियाँ जो है वो जो जोड़ के दरमियान में जो हड्डियाँ हैं वो कह लें कि उसमें भी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसकी वज़ह से वो कह लें कि नई बोन बनना शुरू हो जाती है। फिर जो आपके जो लिगामेंट्स और आपके जो कह लें कि टेंडन्स हैं वो भी उनकी ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है। फिर उसके अंदर एक इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट भी होता है जो सिनोवियम का होता है, वो भी कई दफ़ा कह लें कि इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। इस वज़ह से कई दफ़ा आप अगर देखें तो उसमें जोड़ गरम भी हो सकता है और सूज भी सकता है, क्योंकि इसमें 2 इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट भी है और दूसरा कह लें कि वियर एंड टियर या डिजेनरेशन का इफ़ेक्ट भी है। तो आम तौर पे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सर्टेन जॉइंट्स को असर करता है। उसमें आपका प्रोफ़ेशन, आपका जो लाइफ़स्टाइल है, उस पे बड़ा असर होता है। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ से काम करते हैं, जैसे कह लें कि हाउसकीपर हैं या जो कह लें कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, उनमें आम तौर पे ये अंगूठे के ये जो दरमियान ये वी कॉल इट सीएमसी जॉइंट, तो वो बड़ा कॉमनली इफ़ेक्ट होता है। तो लोगों को कहते हैं जी मेरा हाथ है, वो मुझे दर्द होता रहता है हर वक़्त, और ये हाथ में जो बड़ा टिपिकल होता है, इसमें आपके ये जो आखिरी जॉइंट है उँगली का, ये इसका असर होता है, इसमें तकलीफ़ होती है या दरमियान वाले में। जबकि रूमेटाइड वाले में आमतौर पे ये जो जॉइंट है, जो नक्कल जिसको कहते हैं, इसका ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में आमतौर पे जोड़ इतने सूजते नहीं हैं। इसमें दर्द होगी और ये है कि आपको कोई काम करेंगे तो आपको काम नहीं करा जाएगा, हाथ से पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ लोगों को मुट्ठी भी बंद नहीं कर सकते कुछ लोग। लेकिन ये है कि इसमें जो अहम बात है वो मुख्तलिफ जो जॉइंट असर जिनको तकलीफ़ होती है, ये वो जॉइंट होते हैं जो किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है जिनकी। इसमें सीएमसी जॉइंट है, ये जो अंगूठे का दर्द है, या ये डिस्टल इंटरफिंगर जॉइंट्स हैं, या नेक है, नेक क्योंकि नेक इज़ वन ऑफ देम, अ, बैक थोरैसिक स्पाइन जो है, फिर लोअर बैक, हिप्स और नीज़ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और जो पाँव का जो बड़े अंगूठे का जो पहला जॉइंट है, वो बड़ा कॉमन है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो वो उसपे बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं कि जो डिसाइड करते हैं कि कौन-सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें जेनेटिकली भी होता है कि अगर आपके माँ-बाप को है तो आपको ज़्यादा रिस्क है। अगर आप ओबीज़ हैं तो उसमें भी ज़ाहिर है कि जब वेट बहुत ज़्यादा वेट बेयरिंग जॉइंट जैसे आपके घुटने नी जॉइंट है या फिर आपके हिप जॉइंट है, उन पे असर पड़ेगा। अगर आप गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्दन का यूज़ होता है या लिफ्ट करते हैं सामान, तो गर्दन पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें ये है कि अगर आपको कोई चोट वगैरह, जैसे आप एथलीट हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको नीज़ का हो सकता है प्रॉब्लम। और इसमें ये है कि अगर आपको कोई डिफ़ॉर्मिटी है, आपकी एक लेग थोड़ी-सी लेग लेंथ डिफ़ॉर्मिटी है, तो उसमें हो सकता है ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो आपको कह लें कि प्ले करते हैं कि
आपको इसमें इसी वजह से इसकी ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ पेशेंट्स में मुख्तलिफ होती है। ठीक ठीक ठीक। इसमें तो ब्लड टेस्ट नहीं है ना, इसमें ज्यादातर एक्सरे वगैरह करते हैं कि नहीं? इसमें ये है कि ब्लड टेस्ट करने चाहिए, क्योंकि वी वांट टू नो कि मरीज को क्या प्रॉब्लम है। अगर ठीक। उसके गुर्दे ठीक हैं, क्योंकि आपने हो सकता है जो आपने दवाई देनी है उसको चेक करने के लिए, फिर उसमें भी अगर कई दफ़ा ऐसे मरीज भी आते हैं कि जिनमें मुश्किल होता है कई दफ़ा कि कहीं इनको 2 बीमारियाँ ना हो, क्योंकि रूमेटाइड इज़ अनदर वन जो कि बड़ी कॉमन बीमारी है, जो दोनों अगर हो तो यूजुअली सीवियर होता है ये उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो अगर आपके 2 जोड़ हैं, वो बहुत शदीद किस्म का प्रॉब्लम है, तो हमें ऑलवेज़ लुक के कहीं रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं है। एक्स-रे बड़े अहम हैं, इसमें एक्स-रे और कई दफ़ा सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है। एक्स-रे में आमतौर पे हम देखते हैं कि जोड़ जो होता है इसमें बड़ा एक हड्डी दूसरे के हड्डी के बिल्कुल साथ मिल जाती है, और कई दफ़ा थोड़े से नई बोन बनना शुरू हो जाती है उसकी साइड से। तो वी कॉल इट लाइक ऑस्टियोफाइट्स। तो इसमें ये है कि लेकिन एक अहम बात इसमें ये है कि कई दफ़ा वो लोग एक्स-रे करते हैं, तो वो कहते हैं जो जब आपकी हड्डी जो बोन बोन है, यानी कि आपकी हड्डी दूसरी हड्डी से मिली हुई है, आपको बस नई नई नया नी लगवाना पड़ेगा। इसमें ज़रूरी नहीं है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि जी आपको वाक़ई कोई नया नी लगवाने की ज़रूरत है कि नहीं। सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक्स-रे इज़ वन पार्ट, ब्लड टेस्ट आमतौर पे इसमें कह लें कि इन्फ्लेमेशन वग़ैरह नहीं होती इसमें, और बाकी रूमेटाइड और वो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको क्लिनिकल सस्पिशन नहीं है। लेकिन अगर है तो फिर कर सकते हैं। ठीक। इसकी ट्रीटमेंट में जो मेनली है वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस होगा, कुछ मैं भी हिस्सा डाल दूं, वेट लॉस है, फिजिकल थेरेपी है, और इसके अलावा ड्रग्स में क्या है, मेडिसिन, अगर ये है फिजिकल कि थेरेपी के अलावा चीज़ है तो आप बताएं। आप कहें ना कि इसमें हर बंदे का मुख्तलिफ इलाज है। इसमें ये है कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो मेन मकसद होता है कि मरीज़ को दर्द ना हो, और उसका जो है वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो अच्छे तरीके से गुज़ार सके। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ दवाइयाँ यूज़ करते हैं, थेरेपीज़ यूज़ करते हैं, और काउंसलिंग भी करते हैं। उसमें डिपेंड करता है। वेट लॉस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। If you lose like 10 pounds, you can lower the risk of having osteoarthritis about 50%, कि 50% कम हो जाता है अगर आप वज़न लूज़ करें। और अपनी एक्टिविटी को मॉडिफ़ाई करें, अगर आप बहुत ज़्यादा हाथों का यूज़ करते हैं, अगर आप कम कर दें तो इसमें भी आपका फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा दवाइयाँ वग़ैरह यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म, वो ये है कि आपका दर्द वग़ैरह ठीक हो जाता है। इसमें पैनाडोल जैसे या एसिटामिनोफ़ेन यूज़ करते हैं, फिर मुख्तलिफ एनसेड हैं जैसे इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक। अ, कई दफ़ा हम लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं मुख्तलिफ जोड़ों में, इसमें स्टेरॉइड है या hyaluronic एसिड का इंजेक्शन है। वो ये है कि टेम्पोरेरीली दे विल डिक्रीज़ द पेन एंड इम्प्रूव द रेंज ऑफ कह लें कि आपकी जो रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ योर जॉइंट उसमें बेहतर कर देते हैं। लेकिन फिज़िकल थेरेपी बड़ी अहम है कि अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं जोड़ की, राइट राइट एक्सरसाइज़ आई वुड से, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो इट्स बेटर टू डू बाइकिंग रेदर देन डूइंग अ लॉट ऑफ रनिंग और वॉकिंग। और इसी तरह ही अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम है, तो अगर हाथ की एक्टिविटी को मॉडिफ़ाई करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो इट विल स्ट्रेंथन योर मसल्स एंड आपका दर्द कम हो जाता है, उससे आपकी मूवमेंट बेहतर हो सकती है। और अगर आपको इन सब चीज़ों के बाद अगर आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता, तो आपको सर्जरी की तरफ भी जा सकते हैं आप। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, थैंक यू। आपने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो एक तो ये जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है या जॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मे बी द लास्ट पार्ट, लास्ट रिसोर्ट है कि वो अपने नी रिप्लेसमेंट, राइट, नी या जो भी जॉइंट है, राइट, उससे रिलेटेड। अभी डिजीज़ तो काफ़ी हैं आपके पास माशाल्लाह, मैं उनको भी डिस्कस करना चाहता था, जिसमें वास्कुलाइटिस जो है, जितने वास्कुलाइटिस हैं,
एक चीज सिर्फ मैं एक मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं, एक चीज मैं सिर्फ थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दें, जो कि मैंने अक्सर देखा है, ना सिर्फ एक रूमेटोलॉजिस्ट है वो करता है, बल्कि जिसको कोई समझ नहीं आती मेडिकल स्पेशलिस्ट को, अमेरिका के अंदर भी सेम ही है, और या साइकेट्रिस्ट है, उसके अलावा न्यूरोलॉजिस्ट है, अगर कोई समझ नहीं आ रही कि डिजीज है या नहीं है, टेस्ट नेगेटिव है, दर्द बॉडी एक्स है, तो फाइब्रोमाइल्जिया कह देते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया, एंड आई हैव सीन पीपल कि उसके ऊपर एंटी डिप्रेसेंट पे हैं, वो गैबापेंटिन के ऊपर है, वो जो भी आप नाम लें वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, और इवन कई जो है वो ना ओपियाइड्स भी होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में। फाइब्रोमाइल्जिया जो है ना, इसको तो some people say that it's an autoimmune, but it's basically a neurologic problem. It's not an autoimmune disease. इसमें कह लें कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होती जैसे मुख्तलिफ डिजीज में होती है। It's basically एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कह लें कि नॉर्मल से ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं। आमतौर पे जब आपको कोई टच करता है तो आपको इतना दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन फाइब्रोमाइल्जिया पेशेंट में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इट्स लाइक अ प्रॉब्लम ऑफ योर सीएनएस। तो उसमें जब भी आपको सर्टेन एरियाज पे जस्ट टच करने से आपकी कह लें कि वाइड स्प्रेड पेन होता है हर जगह पे, जहाँ पे भी कोई थोड़ा सा प्रेशर आए तो उसमें आपको ना सोरनेस फील होना शुरू हो जाती है। ये भी ज़्यादा फीमेल्स की प्रॉब्लम है, नॉट एज कॉमन इन मेन, लेकिन हो सकता है इसमें ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं उसमें वो कहती हैं जी कि मैं हर वक़्त थकी रहती हूँ, हर वक़्त थकी रहती हूँ, नींद नहीं आती, सुबह उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझे नींद पूरी नहीं हुई, और पूरे जिस्म में मेरे दर्द रहता है। जहाँ भी मैं मेरे से कोई भी काम करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है, एनर्जी नहीं है। फिर ये है कि इसमें आम तौर पे जोड़ सूजने का मसला नहीं होता ज़्यादातर, तो वो कहते हैं कि सिर्फ़ ये दर्द ही इतनी है, शदीद है कि मैं नहीं कर सकती। और इसमें ये है कि और भी काफ़ी कंपोनेंट्स हैं इसमें, देयर इज़ इम्पोर्टेंट जैसे डिप्रेशन का एलिमेंट होता है, एंग्ज़ायटी है, फिर इसमें ओवरवेट लॉट ऑफ पीपल होते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो जिनको स्लीप एपनिया भी डायग्नोसिस हो सकता है इसमें। तो हम अक्सर लोगों जो बहुत ज़्यादा फटीग और सोरनेस के साथ आते हैं, अगर उनकी बॉडी इस तरह की है कि वो ये तो हम रिस्क फैक्टर ढूँढते हैं। इसके अलावा इसमें हो सकता है कि वो कहते हैं कि भाई थिंकिंग ठीक नहीं है, हमें मतलब बात की सही याद नहीं रहता या समझ नहीं आती। फिर ये है कि कई दफ़ा इसमें मुख्तलिफ और भी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि समटाइम्स दोनों बीमारियाँ इकट्ठी भी हो सकती हैं, जैसे लूपस और फाइब्रोमाइल्जिया भी हो सकता है। तो ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, लेकिन ये है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दैट। इसको डायग्नोज करें, उसको ट्रीट करें। यार मेरे बड़ा मज़ा आ रहा था आपसे गपशप करने का, मैं खुद भी काफ़ी लर्न कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोग्राम का जो टाइम है मेरे ख्याल में 1 घंटे से ऊपर हो गया, और जब ज़्यादा हो जाए तो लोग बोर होते हैं ज़्यादा। तो इंशाअल्लाह मैं आपको मेरे ख्याल में किसी और प्रोग्राम में भी ज़रूर इन्वाइट करूँगा, जिसमें हम दूसरी जो डिजीज़ हैं और उसके अलावा पब्लिक रिस्पॉन्स के मुताबिक इफ़ दे वांट टू नो मोर दीज डिजीज़ जो हमने डिस्कस की हैं ल्यूपस के बारे में या कुछ चीज़, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो नाजरीन के लिए मैसेज है वो ये है कि अगर आपको दर्द रहती है बॉडी के अंदर, ये यंग फीमेल्स मेनली होती हैं, उनको बॉडी के अंदर दर्द रहती है, स्मॉल जॉइंट, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो जॉइंट्स हैं, और या ये इस हाथ के जो जॉइंट्स है उधर पेन रहती है, या किसी को रैश है फेस के ऊपर, वो स्किन स्पेशलिस्ट को देखते रहते हैं, या मुंह के अंदर कोई अल्सर बन रहे हैं, तो बजाय उस चीज़ को आप अपनी तरफ अपने मददाब के तहत ट्रीट करते रहें या लोकल डॉक्टर से चेक करवाते रहें, आप कोशिश करें किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को, या अगर आपके जहन में कोई रूमेटोलॉजिस्ट है जो आपके इलाके में हो या मेन सिटी में हो, तो उसको चेक करवाएं, तो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी डिजीज को अर्ली पिक कर लेना, उसको ट्रीट करना आपकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग कर सकता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी इंप्रूव हो सकती है। डॉक्टर अफजाल मलिक को अगले हफ्ते तक के लिए, बल्कि 2 हफ्ते के लिए इजाज़त दीजिएगा।
क्योंकि मैं अगले संडे को प्रोग्राम नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसके बाद एक और प्रोग्राम करेंगे किसी और मौजू के ऊपर। और डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम निकाला, और इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्द। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह।